हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो आज हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल का चैप्टर नंबर 1 शुरू करना है, जिसका नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये HAI होता क्या है? मीन्स ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो पेशेंट को हॉस्पिटल में जाकर होता है। मीन्स मान लो कोई पेशेंट जो है फ्रैक्चर के लिए एडमिट हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, तब उसके कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब उसने हॉस्पिटल के अंदर स्टे किया, वो वहाँ पे रुका, एडमिट था, और उसके बाद जो इन्फेक्शन हुआ तो वही होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। तो HAI बोला ऑल्सो नोन एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग। मीन्स ये इन्फेक्शन का होता है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। दैट वॉज नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन, मीन्स एडमिशन के टाइम पे जो ये प्रेजेंट नहीं होता। डेवलप 48 आवर्स और मोर आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन, मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा घंटे के बाद जो है ये HAI जो है हमारे पास डेवलप होता है। तो यही क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करवाते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर कॉमन कौन कौन से हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, क्लैब्सिला निमोनिया। ऐसे ही वायरस के अंदर जो हेपेटाइटिस B वायरस है, हेपेटाइटिस C वायरस, और फंगी के अंदर कैंडिडा एल्बिकन्स, और पैरासाइट जो है वो रेयरली कॉज करवाते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो कुछ के नाम जो है आप याद रखें। अब नेक्स्ट आता है कॉजेज, मीन्स इसका कारण क्या हो सकता है कि हैंड हाइजीन पुअर है, इम्यून सिस्टम वीक है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो है कंटामिनेटेड है, इन्वेजिव प्रोसीजर हमने किए हैं, कैथेटर वगैरह जो है वो लगाया है पेशेंट को, है ना, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। ये ज़्यादा डिटेल में मेरे को समझाने की नीड नहीं है, ये आपको पता है कि हैंड हाइजीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा। अब नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ HAI, मीन्स ये सोर्सेज इसके क्या है, कहाँ से जो है HAI मीन्स HAI के ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से आ सकते हैं। तो बोला कि एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस कैसे याद रखो, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, मीन्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन वही क्या करवा देते हैं, फिर डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। जैसे वीक इम्यूनिटी थी, है ना, या फिर किसी वजह से जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो बोला कोज्ड बाय पेशेंट ऑन नॉर्मल फ्लोरा डेट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन बॉडी, मीन्स वो किसकी वजह से हो रही है, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल ई कोलाई, हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ई कोलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन वही ई कोलाई जो है वो इंटेस्टाइन वाला ई कोलाई जो है क्या करवा सकता है, UTI करवा सकता है अगर वो यूरिनरी ट्रैक के अंदर चला जाए तो, ठीक है। फिर एक्सोजीनस बोला कि कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बाहर से आते हैं, वो किसी के भी थ्रू आ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आ सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू आ सकते हैं, लाइक मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो उनके थ्रू आ गए, हॉस्पिटल स्टाफ के थ्रू आ गए, विजिटर मीन्स पेशेंट से मिलने जो आ रहे थे उनके थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, या फिर इन्वेजिव डिवाइसेस के थ्रू जो है हमारे पास हो सकता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले उसका इंटर देना है, कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसके कॉजेज एंड देन फिर उसके सोर्सेज। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर कैसे जा रहे हैं, किस रूट से जो है वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास दो आएंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है। डायरेक्ट के अंदर मीन्स क्या बोला कि सीधा जो हुआ है क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल किसी की ड्रेसिंग चेंज कर रही है या फिर वूंड के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आए हो, है ना, तो वूंड के कॉन्टैक्ट में या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हम आ रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट। ऐसे ही इनडायरेक्ट में क्या बोला है, अब ये टेबल है, अब मैं इस टेबल के टच कर रही हूँ, यहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, तो ये क्या था, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट में सीधा पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होगा, इनडायरेक्ट के अंदर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हो गया, फिर सरफेस हो गया, तो ये इनडायरेक्ट। ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज होंगे बाहर और फिर वो किसी के बॉडी के अंदर जाएंगे, तो वो क्या है, ड्रॉपलेट। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, लार्ज साइज के। यहाँ पे साइज जो है क्या होता है, मोर देन 5 माइक्रोमीटर साइज जो है उन ड्रॉपलेट्स का होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, एयरबोर्न, अब सुनने में तो सेम ही लग रहा है कि कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे जो रिलीज होंगे, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, टीनी होंगे। यहाँ पे कैसे थे, लार्ज ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पे कैसे होंगे, टीनी पार्टिकल्स। इनका साइज क्या होता है,
है लेस देन 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेक्टर बोन। वेक्टर बोन जो है हमारे पास क्या होगा, किसी वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, मॉस्किटो है, हमारी फ्लाइज है, इनके थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या जाएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब जाएगा तो वो क्या है, वेक्टर बोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टैक्ट है, ड्रॉपलेट, एयरबोन और फिर वेक्टर बोन। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ HAI, मीन्स कौन कौन से जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है कोटी, SSI, VAP, BSI, CLA, BSI। सबसे पहले आता है कोटी। तो कोटी मीन्स कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मीन्स ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से हो रहा है, कैथेटर की वजह से। हम जब भी किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कैथेटर लगा रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक के अंदर कैथेटर लगाने की वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इसको बोला हमने कोटी। तो बोला इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक दैट अकर ड्यू टू यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर फॉर 48 आवर्स और मोर्स, मीन्स हमने कैथेटर को 48 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा जो है आवर्स के लिए लगाया, जिसकी वजह से हमारी यूरिनरी ट्रैक के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इसके कॉमन ऑर्गेनिज्म हमारे पास इकोलाई होता है और क्लैप्सिला। तो इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर हो सकता है, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन के टाइम पे बर्निंग जो है वो फील होगी, जलन होगी, मीन्स लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा। है SSI मीन्स सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब देखने से ही समझ में आ रहा है कि जिस साइट पे सर्जरी हुई है उस साइट पे इन्फेक्शन का हो जाना, वो क्या है हमारे पास, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। मान लो मेरी यहाँ पे जो है सर्जरी हुई है, तो इस साइट पे जो है मुझे इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसके आसपास वाली जो जगह है वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, वो क्या है, SSI। और ये कब होता है, विद इन 30 डेज आफ्टर सर्जरी। सर्जरी होने के विद इन 30 डेज जो है ये इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन अकर एट और नियर द सर्जिकल इंसिजन, या तो उसी साइड पे हो जाए या फिर नियर द सर्जिकल इंसिजन हो जाए। अब कॉमन ऑर्गेनिज्म बोले, इसके अंदर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, फिर स्टेप्टोकोकस हो सकता है। साइनस सिम्टम्स क्या होगी, वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है वुंड की साइड पे, पस डिस्चार्ज हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है वेप मीन्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। तो देखने से समझ में आ रहा है, तो न्यूमोनिया क्या होता है, एक लंग्स का हमारे इन्फेक्शन होता है। लंग्स का इन्फेक्शन और वो किसकी वजह से हो रहा है, वेंटिलेटर की वजह से। वेंटिलेटर क्या है, एक मशीन है जिसके थ्रू हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ब्रीदिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। मीन्स एक ऐसी मशीन जो आर्टिफिशियली ब्रीदिंग प्रोवाइड करवाता है पेशेंट को। तो ये इन्फेक्शन जो है वेंटिलेटर पर रहने के बाद होता है। तो बोलो इट इज़ अ लंग इन्फेक्शन। ये क्या है, एक लंग इन्फेक्शन है दैट डेवलप 48 आवर्स और मोर। मीन्स इसका मतलब क्या है, ये कब होता है, जब कोई पेशेंट 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा तक जो है वेंटिलेटर पे रहता है। ठीक है, दैट डेवलप 48 आवर्स और मोर आफ्टर अ पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा रहने के बाद जो इन्फेक्शन होता है। ठीक है, कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, सुडोमोनास या फिर क्लैप्सिला। साइनस सिम्टम्स रेस्पिरेटरी का डिजीज़ है, न्यूमोनिया है ना, तो उसके सिम्टम्स आएंगे, जैसे फीवर हो सकता है, कफ मीन्स खांसी हो सकती है, साथ में स्पूटम, कफ विद स्पूटम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड लो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लैप्साई। तो ये क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। तो ये क्या है, हमारे पास एक ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन, मीन्स हमारे ब्लड का इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रल लाइन की वजह से। अब सेंट्रल लाइन क्या है, तो सेंट्रल लाइन एक कैथेटर होता है। क्या होता है, ये एक कैथेटर होता है जो क्या है, एक लंबी वेन के अंदर डलता है। जो हमारी लॉन्ग वेन्स हैं उनके अंदर जो है ये कैथेटर लगाते हैं। इस कैथेटर के थ्रू जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड के अंदर चला जाए और उससे इन्फेक्शन कोज हो जाए, तो वही क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ठीक है, हमारी लंबी वेन जैसे हमारी फीमोरल वेन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ग्रोइन रीजन के अंदर। ऐसे हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन कहाँ प्रेजेंट है, हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे कैथेटर जो हमारे लॉन्ग वेन्स के अंदर डलते हैं ना, तो वो क्या है, हमारे पास सेंट्रल लाइन है। तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी थ्रू सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल लाइन बोलो या फिर सेंट्रल वीनस कैथेटर, एक ही बात है ना। तो ऐसे जो हमारे सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएंगे और इन्फेक्शन कोज करेंगे, तो वो क्या है, क्लैप्साई। यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, फिर कैंडिडा क्या थी, एक फंगी थी, है ना। तो इसके अंदर हमारे पास हाई फीवर हो सकते हैं, चिल्स, BP लो हो सकता है, साइन ऑफ सेप्सिस आएंगे, रेडनेस हो सकती है कैथेटर के साइड पे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन BSI। तो ये भी क्या है, हमारे पास ब्लड स्ट्रीम का इन्फेक्शन है, लेकिन ये जो है इसका रूट जो है कुछ भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी रूट के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर आ जाए तो वो क्या है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। यहाँ पे किसके थ्रू आते हैं, सेंट्रल लाइन के थ्रू, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, तो इट इज़ एन इन्फेक्शन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ब्लड स्ट्रीम, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ आ जाए, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर E. coli। साइनस सिम्टम्स वही फीवर, चिल्स, रैपिड पल्स हो सकती है, लो BP हो सकता है। तो प्रिवेंशन मीन्स हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे HI को, तो हमने क्या करना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, PPE किट पहननी है। तो देखो हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, अर्ली रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कैथेटर, बेफालतू में जो है कैथेटर लगा के नहीं रखना है ना। आइसोलेशन प्रिकॉशंस का जो है फॉलो करो। आइसोलेशन प्रिकॉशंस क्या होते हैं, जिस हम इन्फेक्टेड पेशेंट को जो है क्या करते हैं, अलग करके अलग रूम में जो उसको रखते हैं, तो वो क्या आइसोलेशन है। कैथेटर की केयर जो है प्रॉपर करनी है, हमने उसको टाइमली चेक करते रहना है। एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप, इसका मतलब क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़े थे शुरू के चैप्टर्स के अंदर। मीन्स हमने एंटीबायोटिक का कैसा यूज़ करना है, रेशनल यूज़ करना है। मीन्स हमने इतना मिस यूज़ या फिर ओवर यूज़ नहीं करना है एंटीबायोटिक का कि वो हमारी बॉडी के अंदर अब काम ही करना बंद कर दे, है ना। तो रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। इन्वायरमेंट क्लीनिंग हमने करनी है, वहाँ के जो इक्विपमेंट है उनकी क्लीनिंग करनी है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वहाँ पे हमने करना है। तो ये सारे प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है बंडल अप्रोच। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, मान लो हम किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे जो प्रिकॉशंस है ना उनको फॉलो कर रहे हैं, एक साथ 3 से 5 प्रिकॉशंस का फॉलो कर रहे हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो वही क्या है, बंडल अप्रोच है। ठीक है, तो इट इज़ अ सेट ऑफ 3 to 5 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। 3 से 5 ऐसी प्रैक्टिसेस जो कैसी है, एविडेंस बेस्ड है, मीन्स जो पहले प्रूफ हो चुकी है कि इनसे इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। तो ऐसी 3 to 5 एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस डेट आर परफॉर्म टुगेदर टू प्रिवेंट HI। मीन्स एक साथ 3 से 5 प्रैक्टिसेस को हम परफॉर्म करते हैं ताकि जो है HI प्रिवेंट हो सके। बोले व्हेन ऑल स्टेप्स आर फॉलोड कंसिस्टेंटली, जब हम इन सारे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो पेशेंट के आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव होंगे और पेशेंट का इन्फेक्शन रेट भी जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है बंडल अप्रोच फॉर कोटी, मीन्स कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मीन्स कैथेटर की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करोगे। तो बोला इट इज़ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस परफॉर्म टुगेदर टू प्रिवेंट कोटी। सेम बात है कि सेट ऑफ एविडेंस प्रैक्टिसेस है जो हम कोटी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले अप्रोप्रिएट कैथेटर यूज़। हमने कैथेटर का जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, मीन्स जब तक उसकी नीड नहीं है जब तक हम उसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, और हमने जो है बोला कि इंसर्ट कैथेटर ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, जब एब्सोल्यूट नेसेसरी है तो भी हम जो है कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। अवॉइड अननेसेसरी कैथेटराइजेशन, अननेसेसरी हमने नहीं लगाना। फिर बोला एसेप्टिक कैथेटर इंसर्शन। एसेप्टिक टेक्निक्स का जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है, हमने लगाने से पहले जो है हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है ना, स्टेराइल ग्लव्स पहनने, स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ड्रेनेज बैग। ड्रेनेज बैग बोलो या फिर यूरिन बैग, जिसके अंदर हमारे पास यूरिन इकट्ठा हो रहा है उस बैग की पोजीशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए। देखो तो हमने क्या करना है, जो यूरिन जो बैग है उसको हमने ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना है। यूरिन बैग की पोजीशन क्या होगी, बिलो द ब्लैडर लेवल। यूरिन बैग की पोजीशन क्या है, बिलो द ब्लैडर लेवल। क्यों, ताकि जो है हमारा यूरिन ग्रेविटी के थ्रू जो है नीचे ड्रेन होता है बैग के अंदर, ग्रेविटी के थ्रू, ताकि वो सीधा कहाँ आए, नीचे बैग के अंदर आए, दोबारा से ब्लैडर के अंदर ना जाए। तो इस वजह से हम ब्लैडर के नीचे रखते हैं। तो बोला कीप यूरिन ड्रेनेज बैग बिलो द ब्लैडर लेवल, ब्लैडर लेवल के नीचे रखना है। डोंट प्लेस यूरिन बैग ऑन फ्लोर, फ्लोर पे जो है कभी भी नहीं रखना, हमें हमेशा उसको किसी फ्रेम पे, बेड फ्रेम पे या फिर किसी स्टैंड पे जो है उसको लटका के रखना है। ठीक है, कीप द ट्यूबिंग फ्री फ्रॉम किंग्स, मीन्स वहाँ पे किंग्स वगैरह कोई जो है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो है वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ट्यूबिंग को जो हमने फ्री रखना है प्रॉपरली। डेली कैथेटर केयर एंड मेंटेनेंस, हमने डेली जो है कैथेटर की केयर करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। परफॉर्म पेरिनियल केयर, मीन्स पेरिनियल हमारा जो ग्रोइन एरिया है उसकी केयर जो है प्रॉपरली करनी है। कैथेटर की केयर करनी है विद सोप एंड वाटर। ठीक है, सिक्योर द कैथेटर टू प्रिवेंट मूवमेंट
मूवमेंट, कैथेटर को प्रॉपरली जो है सिक्योर कर दो ताकि जो है उसकी ज़्यादा मूवमेंट ना हो सके। तो अर्ली कैथेटर रिमूवल, अब हमने जितना जल्दी हो सके उस कैथेटर को हमने रिमूव करना है। ज़रूर ये नहीं कि उसको लगा ही रहो, 4-5 दिन लगातार लगाते रहो, ठीक है, उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है रिस्क बढ़ता है। तो बोला असेस द नीड फॉर कैथेटर एवरीडे, हर रोज़ जो है कैथेटर की नीड असेस करो, एक हटा के देखो क्या वो कैथेटर के बिना यूरिन पास कर पा रहा है, अगर हाँ तो उस कैथेटर को रिमूव करो। तो रिमूव द कैथेटर एज सून एज इट इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो जितना जल्दी हो सके उसको रिमूव कर दो। अदर के अंदर और कुछ क्या है, एंश्योर एडुकेट हाइड्रेशन, एडुकेट हाइड्रेशन जो है वहाँ पे मेंटेन रखो ताकि यूरिन फ्लो अच्छे से होता रहे। मॉनिटर अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन, अर्ली साइंस ऑफ इन्फेक्शन को अर्ली ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो। तो ये क्या था हमारे पास बंडल अप्रोच फॉर। अब नेक्स्ट आता है बंडल अप्रोच फॉर SSI में सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से अप्रोचेज, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो है फॉलो कर रहे हैं। तो बोला इट इज़ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस परफॉर्म टुगेदर टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी। मीन्स सर्जरी से पहले, सर्जरी होने के टाइम पर, मीन्स ड्यूरिंग और सर्जरी के बाद हम जो जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं प्रिवेंशन को प्रिवेंट कर, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, वही क्या हमारे पास बंडल अप्रोच है। तो सबसे पहले बोला प्री ऑपरेटिव, मीन्स ऑपरेशन से पहले हम क्या करेंगे। तो ये आप पहले से ही बता सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको जो है बाथ कराओ विद सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर के साथ जो उसको बाथ कराओ। हेयर को रिमूव करा दो उसके, है ना, हेयर रिमूव करवा दो। जहाँ पे सर्जरी होनी है उस साइट को, मीन्स उस साइट को जो है आपने प्रिपेयर करवाना है, मीन्स स्किन साइट प्रिपरेशन करनी है, उसको क्लोरहेक्सिडिन मीन्स एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ स्किन को जो है साफ कर दो, है ना। तो वही सारी चीज़ें जो है पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर आएगी जो आप पहले से कर रहे हो। प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन से पहले, मीन्स प्री ऑपरेटिव बाथ देना है। रिमूव हेयर ओनली व्हेन नेसेसरी, मीन्स हमने जो है हेयर्स को जो है रिमूव करवा देना है यूजिंग द क्लिपर, क्लिपर्स का यूज़ करके। रेजर को अवॉइड करो। स्किन को प्रिपेयर करो विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्लोरहेक्सिडिन आपको यूज़ करना है। मेंटेन करना है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, पेशेंट को वार्म रखो ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करके। एक आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक जो है आपको देनी है, या फिर लिख सकते हो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, जो प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स है ऑपरेशन से पहले जो हमें देनी है वो आप दे दो। नेक्स्ट होता है इंट्रा ऑपरेटिव, मीन्स ऑपरेशन के टाइम पे आप क्या करोगे। तो वही क्या है, स्टेराइल टेक्निक का आपको यूज़ करना है। सर्जिकल मीन्स एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो आपको फॉलो करनी है। इक्विपमेंट वगैरह है वो सारे स्टेराइल यूज़ करने हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें कहेंगे इंट्रा ऑपरेटिव के अंदर। तो बोला स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, सर्जिकल ड्रेप्स यूज़ करो। मिनिमाइज अननेसेसरी ऑपरेटिंग रूम ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है, जो अननेसेसरी लोग हैं उनको मत आने दो अंदर, है ना। जितने नेसेसरी है ऑपरेटिंग रूम के अंदर उतने ही आएंगे। ट्रैफिक मीन्स वहाँ भीड़ नहीं करनी। सर्जिकल हैंड रब जो है वो हम करेंगे ऑपरेशन से पहले। स्टेराइल एसेप्टिक और स्टेराइल टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद अब क्या क्या कर सकते हो। वही कि अब ऑपरेशन हो गया है पेशेंट का तो उसकी वुंड केयर जो है आपने प्रॉपरली करनी है। अर्ली साइन जो है वो इन्फेक्शन के मॉनिटर करने हैं। उसकी ड्रेसिंग वगैरह जो आपने प्रॉपरली चेंज करते रहना है। तो वही सारी चीज़ें क्या आएगी आपकी पोस्ट ऑपरेटिव। पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को जो आपको मेंटेन करके रखना है। तो प्रॉपर वुंड केयर करनी है। कीप सर्जिकल ड्रेसिंग क्लीन एंड ड्राई, क्लीन और ड्राई रखो सर्जिकल ड्रेसिंग को। एजुकेट पेशेंट अबाउट हैंड हाइजीन एंड वुंड केयर, पेशेंट को भी एजुकेट करो उसके बारे में। मॉनिटर इन्फेक्शन साइन। और बोला कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट के अंदर आपको ग्लूकोज लेवल भी जो है यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आता है बंडल अप्रोच फॉर क्लैप्साई। तो क्लैप्साई क्या था, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मीन्स जो सेंट्रल लाइन की वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेंट्रल लाइन के अंदर कैथेटर डाल रहे हैं। तो कैथेटर वाले जो आपने अभी पहले किया था तो वही थोड़ा सेम रहेगा कि हमने हैंड हाइजीन का जो है वो ध्यान रखना है वहाँ पे, है ना। कैथेटर की केयर करनी है, अर्ली रिमूव जो है वहाँ पे हमने करना है। तो वही सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। तो बोला क्लैप्साई बंडल इज अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट क्लैप्साई इन पेशेंट विद सेंट्रल वीनस कैथेटर। जिस पेशेंट को क्या लगा हुआ है, सेंट्रल वीनस कैथेटर लगा हुआ है, उसके अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया। सबसे पहले हमने हैंड हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग सेंट्रल लाइन, पहले और
बाद में हमने क्या करना है, हाथ धोने हैं। यूज़ सोप एंड वाटर, सोप और वाटर यूज़ करो, या फिर अल्कोहल बेस्ड कोई हैंड रब जो है हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमल बैरियर प्रिकॉशन ड्यूरिंग इंजर्शन के टाइम पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिकॉशंस का फॉलो करना है, जैसे कि स्टेराइल ग्लव्स पहनने हैं, गाउन मास्क पहनना है ड्यूरिंग द इंजर्शन। फिर बोला स्किन एंटीसेप्टिक, जहाँ पे हम जिस साइड पे इंसर्ट कर रहे हैं वीनस कैथेटर को, वहाँ पे उस स्किन को जो है आपने क्लीन करना है। किसके साथ, 2% क्लोरोहेक्सेडिन के साथ। क्लियर द इंजर्शन साइट विद 2% क्लोरोहेक्सेडिन बिफोर कैथेटर इंजर्शन करने से पहले। अलो द एंटीसेप्टिक टू ड्राई कम्प्लीटली, और एंटीसेप्टिक जो है उसको प्रॉपरली वहाँ पे सूखने दो, ड्राई होने दो। फिर बोला ऑप्टिमल कैथेटर साइट सिलेक्शन, साइट का जो है आपने प्रॉपर सेलेक्ट करना है कि इस साइट पे ठीक रहेगा। जब तक हो सके फीमोरल वेन को जो है आप अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ से जो है ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने का जो है डर रहता है, यहाँ से जो है इन्फेक्शन होने का कोज जो है वो बढ़ता है। तो बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंजर्शन साइट जो है अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है। अवॉइड फीमोरल वेन कौन सी थी, जो आपके ग्रोइन रीजन के अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। तो बोला अवॉइड फीमोरल वेन इन अडल्ट वेरेवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल। नेक्स्ट है डेली रिव्यू ऑफ लाइन नेसेसिटी, मीन्स हमने जो है क्या करना है, वहाँ पे जो है प्रॉपरली हमने उसको हर रोज़ जो है रिव्यू करते रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कैथेटर को, ठीक है। असेस द नीड फॉर सेंट्रल लाइन एवरी डे, मीन्स हर रोज़ जो है सेंट्रल लाइन कैथेटर की नीड को असेस करो। अब वो रिमूव द कैथेटर इमीडिएटली व्हेन इट इज़ नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड, जब वो रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको जो इमीडिएटली रिमूव कर दो। The next topic is bundle approach for VAP, मीन्स वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वही इट इज़ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट वैप इन पेशेंट रिसीविंग मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये मैंने आपको पहले समझा दिया वैप क्या है, ठीक है। तो वही उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले बोला हेड ऑफ बेड एलिवेशन, जो बेड है उसके हेड को जो है हमने एलिवेट करना है, ऊँचा रखना है हमने, कितना 30 to 45 डिग्री। क्यों, ताकि जो पेशेंट का गैस्ट्रिक कंटेंट है, स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो जो है उसको एस्पिरेट ना करे और एस्पिरेट करके उसके लंग्स में ना जाए, ठीक है। मीन्स एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, उसके हेड को एलिवेट रखना है। अगर एस्पिरेट करेगा तो और इन्फेक्शन होगा। तो बोला कि एलिवेट हेड ऑफ बेड टू 30 to 45 डिग्री, प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू लंग्स। इससे क्या होगा, हमारे पास गैस्ट्रिक कंटेंट का एस्पिरेशन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट बोला डेली सेडेशन वेकेशन, तो इसके अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को क्या है वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, तो वेंटिलेटर पे रख रहे हैं तो उसको हम क्या दे रहे हैं, सिडेटिव मेडिसिन से दे रहे हैं, सिडेटिव मेडिसिन। अब इनका काम क्या है, मीन्स एक तरीके से वो क्या बेहोश है ना इन मेडिसिन की वजह से, तो क्यों दे रहे हैं, ताकि वो जो है कंफर्टेबल रहे ना। तो इसमें बोला कि हमने वेकेशन मीन्स हमने टाइमली जो है उन दवाइयों को देना, उनको छोड़ना है, हमने उनको वो दवाई नहीं देनी, ताकि जो हम प्रॉपरली पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस कर सके कि क्या वो अपनी आंखें खोल रहा है, क्या वो हमारी कमांड्स को फॉलो कर पा रहा है, और क्या वो वेंटिलेटर के विदाउट जो है ब्रीथ कर पा रहा है। अगर हाँ तो उसको रिमूव करो, है ना। मीन्स हमने चेक करना है कि अब वेंटिलेटर के बिना रह सकते हैं या फिर नहीं है। तो बोला कि डेली सेडेशन वेकेशन, पॉज सेडेशन वंस डेली टू इवेलुएट, मीन्स हर रोज़ एक बार जो है सेडेशन को पॉज करना है, रोकना है, टू इवेलुएट क्या देखने के लिए, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और रेडीनेस टू ब्रीथ विदाउट वेंटिलेटर, क्या वो वेंटिलेटर के बिना जो है ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलेक्सिस। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स डीबीटी, थ्रोम्बोसिस मीन्स ब्लड का क्लॉट बन जाना, कहाँ पे बन जाना, हमारी डीप वेन के अंदर। तो पेशेंट की लेग्स के अंदर क्या है डीप वेन, तो बोला कि वहाँ पे जो है क्लोट को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना है, कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करने। क्यों क्लोट बनेगा, क्योंकि अब वो पेशेंट क्या है वहाँ पे इमोबिलाइज है, बहुत टाइम से वो बेड रेस्ट पे ही है, अब वो मूव नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा वहाँ पे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये यूज़ करना है। तो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन इमोबाइल पेशेंट, तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन। क्या है, एक ड्रग, कैसी ड्रग है ये, एंटी कोआगुलेंट ड्रग, मीन्स ऐसी ड्रग जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो हमने हिपैरिन का यूज़ करना है। एडुक्वेट हाइड्रेशन जो है वो हम देंगे, एडुक्वेट हाइड्रेशन जो है उसको हम देंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन जो है उसके करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओरल केयर विद क्लोरहेक्सेडिन, हमने जो है उसको माउथ की केयर भी जो है देनी है, ताकि वहाँ पे जो है जम्स वगैरह ना जाए, है ना। तो प्रोवाइड रेगुलर ओरल हाइजीन, माउथ की हाइजीन का ध्यान रखना है। कैसे, क्लोरहेक्सेडिन का हम यूज़ करेंगे। क्या ये एंटीसेप्टिक का सॉल्यूशन है, ठीक है।
फिर ये क्या करेगा, रिड्यूस बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन इन माउथ, माउथ के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज प्रोफाइलेक्सिस। तो क्या होता है, पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे है तो उसको स्ट्रेस की वजह से, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टमक के अंदर अल्सर्स होने के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, फार्मा के अंदर आगे ड्रग्स पढ़ोगे, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स हैं, H2 ब्लॉकर ड्रग्स जो है हमारे पास सुनी भी होगी हमने, जैसे रेंटिडीन है ना, फेमोटिडीन है, या फिर आपके पास पेंटाप्राजोल है। ये सारी ड्रग जो है क्या करती है, हमारे पास एसिड को सिक्रीट नहीं होने देती, मतलब उसका एसिड सिक्रेशन जो है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। कहाँ पे, एसिड सिक्रेशन स्टमक के अंदर कम कर देती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज नहीं हो पाती। तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर H2 ब्लॉकर इन वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट बोला हैंड हाइजीन का यूज़ करना है। एसेप्टिक सक्शनिंग जो है, सक्शनिंग क्यों कर रहे हैं, अगर उसके लंग्स के अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड वगैरह है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सक्शन आउट कर सकते हैं। तो बोला परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर, पहले और बाद में जो है हमने क्या करना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है ड्यूरिंग एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के टाइम पे, कहाँ से, एंडोट्रैकियल में ट्रैकिया के थ्रू जो हम क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग अगर कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हेड ऑफ बेड को एलिवेट किया, सिडेशन वेकेशन किया, डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस करा, पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, ओरल केयर दी, और हमने हैंड हाइजीन का जो है वो ध्यान रखा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विलियंस ऑफ HAI। तो सर्विलियंस का मतलब क्या होता है, जब भी क्या करते हैं हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वही क्या है, सर्विलियंस मीन्स हम हॉस्पिटल में जो है क्या करते हैं, सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं कि कितने पेशेंट्स को जो है वो हुआ था, किस वार्ड में हुआ था, किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ था, है ना, क्या रीज़न था, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वही क्या है, सर्विलियंस है। तो इट इज़ अ सिस्टमेटिक कंटिन्यूस कलेक्शन, मीन्स कंटिन्यूसली जो हम इसको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ डेटा ऑन HAI मीन्स HAI की सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हम डिटेक्ट कर सकते, प्रिवेंट कर सके और कंट्रोल कर सके HAI को। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम HAI केसेस को अर्ली डिटेक्ट कर सके, है ना। अगर हमें पहले से ही पता होगा कि इस टाइप के इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इस रीज़न की वजह से आ रहे हैं, तो उस रीज़न को जो है हम कम करने की कोशिश करेंगे ना। मतलब इन्वायरमेंटल क्लीनिंग नहीं थी, इस वजह से हो रहा है, तो उसको हम अब आगे से क्लीन रखेंगे। मॉनिटर कर सके। ट्रेंड्स मीन्स HAI घट रहा है या बढ़ रहा है, मीन्स इस एक मंथ के अंदर HAI के केस कितने आए, वो कम आए या फिर ज़्यादा आए, क्या हमारे इंटरवेंशन जो है वो काम आ रहे हैं। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर, मीन्स हमने चेक करना है कि जो हमने मेजर्स जो यूज़ किए हैं, प्रिकॉशन यूज़ किए हैं, क्या वो इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो प्रिवेंशन कर रहे हैं इन्फेक्शंस की। तो रिड्यूस HAI रेट मीन्स हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के रेट को रिड्यूस करना, मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, वही सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव है। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप आते हैं कि हम किस किस तरीके से जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर आते हैं सबसे पहले एक्टिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़, मान लो आप किसी भी चीज़ के अंदर क्या हो रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, मीन्स आपकी प्रेजेंस है वहाँ पे, तो वही क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ना। तो ऐसे एक्टिव सर्वेलेंस है, मीन्स इसके अंदर जो इन्फेक्शन कंट्रोल की टीम है ना, वो खुद जो है वार्ड्स के अंदर जाती है, वहाँ पे जो है पेशेंट को देखती है, वहाँ पे डेटा कलेक्ट करती है, मीन्स वो डायरेक्टली जो है वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एक्टिवली कलेक्ट डेटा बाय रेगुलरली विजिटिंग वार्ड्स, मीन्स वार्ड्स में जाती है टीम, रिव्यू करती है पेशेंट को, मीन्स देखती है उनके रिपोर्ट्स को, देखती है लैब रिपोर्ट्स को देखती है, ठीक है। तो वही क्या है, एक्टिवली जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। पैसिव, अब उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की जो नर्स है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वो मान लो डॉक्टर ने जो है रिपोर्ट भेजी थी कि हमारे पास जो है वेब के 5 केसेस आए हैं, वो किसने भेजी, डॉक्टर ने भेजी थी, उन्होंने डायरेक्टली रिव्यू नहीं करी टीम ने, सिर्फ डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पता किया हाँ इतने केसेस आए हैं। तो HAI डेटा आर रिपोर्टेड बाय डॉक्टर, नर्सेज, लैब स्टाफ टू द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को जो है डॉक्टर, नर्सेज और लैब स्टाफ जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, हम कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं, जब पेशेंट का एडमिशन होता है ना,
पेशेंट का एडमिशन होता है हम उसको तब से ही देखना शुरू कर देते हैं। मान लो आज पेशेंट का एडमिशन हुआ हॉस्पिटल के अंदर, हमने तभी उसके देखना रिव्यू किया, क्या उसके अंदर साइन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं ऐसा कोई। तो मीन्स जब भी क्या होता है HI डेटा आर आइडेंटिफाइड एंड मोनिटर इन रियल टाइम वाइल द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। मीन्स जब पेशेंट क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तब से ही जो हम डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है प्रोस्पेक्टिव। अब रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, जब पेशेंट का क्या हो जाता है डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज होने के बाद जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा वो क्या हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव। किसके थ्रू, जैसे हमारे पास उसकी लैब रिपोर्ट्स को देख लिया है ना, या फिर उसकी जो पास्ट रिकॉर्ड्स है, पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड्स है, उनको रिव्यू कर लिया, तो वो क्या है रेट्रोस्पेक्टिव। ऐसे ही आता है नेक्स्ट प्रायोरिटी सर्वेलियंस। प्रायोरिटी से समझ में आ रहा है कि हम किसी एक स्पेसिफिक जो है इन्फेक्शन को क्या दे रहे हैं प्रायोरिटी दे रहे हैं। मान लो हम जैसे हमने देखना कि कोटी जो ये क्या है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कितने पेशेंट्स को हुआ है ना, या फिर हम देख रहे हैं सिर्फ वेप के पेशेंट्स को। मीन्स हम प्रायोरिटी के बेस पे जो है हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स हाई रिस्क एरिया या फिर प्रोसीजर्स पे जो है हम फोकस कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स हमारे पास कंप्लीट डेटा जो है वो हम ले रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन का डेटा कलेक्ट नहीं करें, हम ओवरऑल कि इतने हॉस्पिटल के अंदर जो है पेशेंट एडमिट हुए थे उसमें से इतने टोटल केस जो है HI के आए हैं, तो वो क्या हमारे पास कंप्रीहेंसिव डेटा है। सर्विलेंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल टाइप ऑफ HI मीन्स हर एक टाइप के जो HI है उसको हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं डेटा को। नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन HI सर्विलेंस। मीन्स अब इसके स्टेप क्या है, हम डेटा को किस किस तरीके से जो है कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मीन्स इसके अंदर सब बस हम ये पता लगा रहे हैं कि किस किस पेशेंट को जो है ना वैप हुआ है। आइडेंटिफाई मीन्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पेशेंट्स को कि किन किन को जो है हमारे पास क्या हुआ है इन्फेक्शन हुआ है ना। तो वो क्या है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। मीन्स जैसे आपको पता करना है किस किस पेशेंट को वैप हुआ है ना। फिर हमने क्या करना है डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा कलेक्शन में आप जैसे क्या कर रहे हो, पेशेंट का नेम जो है वो आपने देखा कि किस किस को हुआ है ना, वो किस वार्ड में है ये चेक कर लिया, कि वो वेंटिलेटर उसको कब लगा है ना, उसको फीवर कब आया है। मीन्स अगर आप वेप के पेशेंट को क्या कर रहे हो डिटेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर आप कलेक्ट करोगे, तो ये क्या हमारे पास डेटा कलेक्ट मीन्स उसके बारे में हमने डेटा को कलेक्ट कर रहा है ना। फिर डेटा एनालिसिस के अंदर जो आपने डेटा कलेक्ट करा है उसको आप पढ़ोगे है ना, उसको एनालाइज करोगे कि वो किस वजह से हुआ है ना, क्या हैंड हाइजीन फॉलो नहीं हुआ था वहाँ पे, क्या ओरल केयर नहीं हुई थी है ना। मीन्स इसके अंदर हम क्या है रीजन को फाइंड आउट करें कि किस वजह से जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्टिंग। जो हमने क्या करना है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को या फिर डॉक्टर्स को जो है वो रिपोर्ट जो है हमने देनी है कि इतने पेशेंट आए हैं और इतनों को जो है हमारे पास क्या है वैप हो रखा है, या फिर हम किसी भी HI को जो है डिटेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमने रिपोर्ट देनी है। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। फिर अब हमने क्या करने हैं मेजर्स मीन्स प्रिकॉशंस को जो है यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे हैंड हाइजीन फॉलो करी है ना, अगर वैप के डिटेक्ट करें तो वैप बंडल को जो है हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ पे ओरल केयर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके चल रही हूँ वेब का। तो वेब के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आपने क्या क्या डेटा कलेक्ट करना है ना, ऐसे क्या क्या आप कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करोगे ताकि वेब ना हो है ना। ऐसे इवेल्युएशन करना है कि क्या हमारे कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद, क्या हमारे प्रिकॉशंस फॉलो होने के बाद क्या वो केसेस जो है वो कम हो रहे हैं इन्फेक्शंस के। तो ये क्या है इवेल्युएशन। तो ये हमारे पास आते हैं स्टेप्स। तो देखो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई पेशेंट विद सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड HI मीन्स हमने यहाँ पे उन पेशेंट्स को डिटेक्ट करना है जिनको HI है। यूज स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन एंड लैब फाइंडिंग्स। हम किसके थ्रू पता करेंगे सॉरी यूज स्टैंडर्ड केसेस डेफिनेशन एंड लैब फाइंडिंग्स। हम किसके थ्रू पता करेंगे HI के कि स्पेसिफिक सिम्टम्स को डिटेक्ट करेंगे है ना, या फिर किसी लैब फाइंडिंग्स को, लैब रिपोर्ट्स को देख के हम डिटेक्ट करेंगे है ना। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन। उसके अंदर हम पेशेंट की डिटेल्स को डिटेक्ट करेंगे, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है ना जो उसकी रिपोर्ट्स के अंदर आया है, लैब रिपोर्ट्स हम देखेंगे, रिस्क फैक्टर क्या क्या है। फिर हमने क्या करना है उस टाइप को रिकॉर्ड करना है मीन्स किस टाइप का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की साइट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कलेक्ट करनी है। डेटा एनालिसिस में सेलेक्ट द कलेक्टेड डेटा, स्टडी द कलेक्टेड मीन्स हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको स्टडी करो। फाइंड आउट हाउ मेनी इन्फेक्शन अकर्ड, कितने इन्फेक्शन हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, क्या उसके कॉजेज रहे हैं, मेन यहाँ पे हम रीजन जो है उसको ढूंढ रहे हैं ना। तो फिर आते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्ट द फाइंडिंग टू द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को जो है हमने रिपोर्ट जो है वो दे देनी है। इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को भी अगर ज़रूरत है तो। इम्प्लीमेंटेशन के टेक एक्शन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब आपने क्या है एक्शन यहाँ पे लेने हैं ताकि
ताकि इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है कम हो जाए। एग्जांपल हैंड हाइजीन फॉलो करनी है, पीपीई का यूज़ करना है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के अंदर चेक वेदर द कंट्रोल मेजर वर्क, क्या अब जो हमारे कंट्रोल मेजर हमने फॉलो किए थे क्या वो वर्क कर रहे हैं, क्या वो इन्फेक्शन को कम कर रहे हैं, तो वो क्या आता है इवेल्युएशन के अंदर। तो ये हमारे पास आते हैं स्टेप्स इन HCI। तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, तो टीम से ही समझ में आना क्या होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का ग्रुप होगा, जो क्या करेंगे HCI को प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, है ना, या फिर इम्प्लीमेंट करवाएंगे अपनी पॉलिसीज को। तो वही क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग HCI इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ग्रुप है उसी को हमने बोला इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो ऑब्जेक्टिव आपको खुद ही पता है कि हमने HCI को प्रिवेंट करना है, हमने प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को भी, हेल्थ केयर वर्कर को भी, विजिटर्स को भी वहाँ पे, है ना। एंश्योर सेफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस, हमने सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। हमने ऐसा नहीं कि पेशेंट को ही हार्म हो रहा है या फिर हेल्थ केयर वर्कर को ही हार्म हो रहा है, अब हम हैंड हाइजीन कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी का हार्म है नहीं, तो मीन्स हमने ऐसी प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करना है। क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर जो है हमने इंप्रूव करनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं मेंबर कौन कौन आते हैं, तो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर आएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आएगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आएगा क्योंकि उसके पास क्या होगी, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नॉलेज होगी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा, फार्मासिस्ट होगा और लैब टेक्नीशियन जो है इस टीम के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब आता है रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का काम क्या है, तो आप खुद से बता सकते हो कि उसको क्या करना है, सारे डेटा को कलेक्ट करना है, उनसे रिलेटेड फिर पॉलिसीज जो है वो बनवानी है, और जो पॉलिसीज बनवाई है उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवानी है, लागू करवानी है, वहाँ पे चेक करना है कि हम और कौन कौन से मेजर्स जो है लगा सकते हैं ना। तो वही सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएगी। एंटीबायोटिक का यूज़ वहाँ पे कैसे करना है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारे जो है काम किसका, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का ही होता है। तो सबसे पहले HCI सर्विलेंस, अब मैंने बता दिया मीन्स HCI से रिलेटेड सारे डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का है। तो मॉनिटर एंड रिकॉर्ड HCI, डिटेक्ट इन्फेक्शन ट्रेंड एंड आउटब्रेक्स, इन्फेक्शन के जो है ट्रेंड को डिटेक्ट करेंगे, मीन्स कि वो इन्फेक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है तो वो ट्रेंड है ना। आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वेब का केस है ना, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का केस, मंथ के अंदर एक केस आता था, है ना। अब की बार क्या हुआ, इस वेब का केस एक मंथ के अंदर 5 केसेस आ गए। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन का केस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाना है एक ही प्लेस पे और एक ही टाइम पे, है ना। मान लो ये हमारे पास हम OT के अंदर देख रहे थे कि वेब का केस जो है OT या फिर ICU के अंदर, हम ICU के अंदर जो है इसको देख रहे थे कि हमारे पास जो है वेब के केस मंथ के अंदर एक आता था, लेकिन अब की बार एक मंथ के अंदर 5 केसेज आए। तो वही क्या है हमारे पास आउटब्रेक है ना, कि एक इन्फेक्शन जो है स्पेसिफिक इन्फेक्शन के केसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाना, तो वही क्या आउटब्रेक। तो डेवलप इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, अब इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है तो क्या करवाएगी, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की पॉलिसीज बनाएगी। तो क्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज बेस्ड ऑन करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, मीन्स पॉलिसीज बनाएगी किसकी बेसिस पे, जो आज के टाइम पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, बेस्ड ऑन करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। अपडेट करेगी प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स को अपडेट करेगी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, अब उन्होंने जो क्या बनाई, पॉलिसीज बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी, उनको लागू करवाएगी। तो एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द फैसिलिटी या फिर हॉस्पिटल, मीन्स पूरे हॉस्पिटल के अंदर। अब उसका काम क्या है कि उन इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को क्या करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना, चालू करवाना, वहाँ पे एंश्योर करवाना कि प्रॉपर हैंड हाइजीन वहाँ पे हो रही है, आइसोलेशन प्रिकॉशंस को हॉस्पिटल वाले फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो सारा चेक करने का काम भी किसका है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग करनी है किसकी, हेल्थ केयर वर्कर्स की। तो ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंडक्ट करने अवेयरनेस प्रोग्राम्स। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, आउटब्रेक अब मैंने बता ही दिया किसी स्पेसिफिक केस का जो है बढ़ जाना एक ही टाइम पे और एक ही प्लेस पे। तो आइडेंटिफाई द सोर्स एंड कोज इन्फेक्शन, पता करो कि वो किस वजह से जो है बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा केसेस, क्या कारण है उसका। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करो, मेजर्स को इम्प्लीमेंट करो, है ना। मॉनिटर एंटीबायोटिक यूज़, एंटीबायोटिक के यूज़ को मॉनिटर करो कि रेशनल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का प्रॉपरली यूज़ हो रहा है या फिर नहीं। हेल्प प्रिवेंट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मीन्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जो है प्रिवेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है वही कि हमारे पास क्या हो गया, अब हमारी जो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि उनका क्या है, हमारी बॉडी के पास क्या आ गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा एंटीबायोटिक का, ठीक है।
तो नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। अब जो है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी HI डेटा को टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। रेगुलर फीडबैक देगी हेल्थ केयर स्टाफ को। ऑडिट एंड इवेल्युएशन, ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सब कुछ काम जो है हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जैसे हमने रूल्स बनाए थे क्या वो वैसे फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो यही होते हैं ऑडिट्स की, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इवेलुएट कर रहे हैं। तो कंडक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट्स, हमने ऐसे ऐसे ऑडिट्स जो है वो कंडक्ट करने हैं जिसके अंदर हम सारा डेटा वगैरह जो है वो देखेंगे, है ना। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर्स एंड रिकमेंड इवेलुएशन, हम वहाँ पे देखेंगे इफेक्टिवनेस। इवेलुएशन का मतलब ही क्या है कि हम उसके अंदर चेक कर रहे हैं कि जो हमने मेजर्स बनाए थे क्या वो इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम इवेलुएट कर रहे हैं कंट्रोल मेजर्स की इफेक्टिवनेस को। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन जो है हमने वेस्ट का करना है, प्रॉपर जो है कलर कोडेड बिन्स के अंदर जो हमने उसको डालना है। तो एंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो हमने इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ने क्या करना है, एंश्योर करना है कि प्रॉपर जो है सेग्रीगेशन मीन्स डिफरेंट बिन्स जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। कलेक्शन, डिस्पोजल जो है बायोमेडिकल वेस्ट का उसको जो है एंश्योर करना है। तो यही आता है हमारे इसके अंदर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमारी यूनिट नंबर 1 इन्फेक्शन कंट्रोल की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।